एक और जज ने इम्पीचमेंट प्रोसेस से बचने के लिए इस्तीफा दे दिया है। फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट जज यशवंत वर्मा ने अपना रेजिग्नेशन द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया, ऐसे समय में जब उनके खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच चल रही थी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इम्पीचमेंट जैसी सख्त और औपचारिक प्रक्रिया से बचने के लिए रेजिग्नेशन देना एक तरह से सिस्टम का गलत फायदा उठाना है? क्या इससे व्यक्ति पर लगने वाला आधिकारिक कलंक भी टल जाता है? आज हम इसी मुद्दे को समझेंगे और जानेंगे कि कानून और प्रक्रिया इस स्थिति में कैसे देखते हैं, कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, तो अंत तक आप इस लेक्चर में बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसेंट न्यूज क्या है। फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे, कौन, यशवंत वर्मा ने अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है। किनको? द्रौपदी मुर्मू को अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है और इमीडिएट एक्शन लिया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। उन्होंने भी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, दिस रेजिग्नेशन कम्स amid ongoing inquiry into alleged recovery of unaccounted burned cash of his residence। और यह रेजिग्नेशन का जो स्टेप आया वो कहां से आया कि इनके घर में आग लग चुकी थी, आग लग गया था और वहां पे जले हुए नोट मिले थे। तो सबसे बड़ा सवाल उठा था कि एक जस्टिस के घर में इतने सारे नोट क्या कर रहे हैं। तो उस वजह से पूरे सारी डिबेट चली है, कंट्रोवर्सी उठा है, उसके बाद में जांच प्रक्रिया सब चली थी, फिर यह इन्होंने अंत तक में रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, अर्लियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिफ्यूज्ड टू हॉल्ट द इंक्वायरी अलाउइंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंटिन्यू। और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि इंक्वायरी रुकनी नहीं चाहिए, प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यह उठ रहा था कि एक जस्टिस के घर में इतने सारे पैसे कैसे? क्योंकि जस्टिस को भगवान का रूप दर्जा माना जाता है। लोग उनके पास में जाते हैं कि वह सही निर्णय ले, है ना? तो अगर वह ही करप्टेड निकले तो लोग किन पर भरोसा करेंगे? तो इन सारी चीजों को देखते हुए जितनी जल्दी हो सकी थी इंक्वायरी बैठक बैठाया गया था। और कौन से एक्ट के तहत? जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत बैठाया गया था। ठीक है, चलिए केस का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 14 मार्च 2025 को 14 मार्च 2025 को क्या हुआ था? जस्टिस वर्मा के घर में आग लग गई थी, है ना? और जब फायर ब्रिगेड पहुंची है आग बुझाने के लिए, तब इनके घर में नोटों की गड्डी मिली है जली हुई। अब लोगों में सवाल उठना शुरू हो गया कि इतने सारे नोट एक जस्टिस के घर पे क्या कर रहा है? अगर एक जस्टिस ही फ्रॉड निकल जाए तो लोग किस पर भरोसा करेंगे? और यह कानून के मुंह पर तमाचा था कि एक आप इतने बड़े जज होने के साथ साथ में आपके पास में इतने सारे पैसे क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपका इतना अमाउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी सैलरी इतनी भी नहीं है कि आपके पास में ढेरों गड्डियां मिल जाए। तो यह बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा। तो उसके बाद में जस्टिस वर्मा ने क्या किया? जब यह क्वेश्चन उठ रहा था, एक्शन लिया जा रहा था, जस्टिस वर्मा ने डिनाई कर दिया कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि यह पैसे कहां से आए। ठीक है, जुडिशियल को पूरी तरीके से मना कर दिया। तो जब यह मना किया गया, लेकिन सीजीआई क्या है? सीजीआई ने बिल्कुल भी चुप नहीं बैठा है। सीजीआई ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उन्होंने क्या किया? जस्टिस वर्मा के जो जुडिशियल काम है उनसे उनको रिलीव दे दिया कि आपका जो काम था, कार्यभार था, वो आप अभी नहीं कर सकते। ठीक है, और उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि इनके घर में पूरी की पूरी तरीके से प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए जांच की। यह देखना चाहिए कि क्या यह सही कह रहे हैं, क्या इनके घर में सच में किसी और ने नोट रखी है या फिर इन्होंने ही नोट कमाए हैं गलत तरीके से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इंक्वायरी कमेटी कैसे काम करती है। 22 मार्च 2025 को 3 मेंबर की कमेटी बैठाई गई। कौन कौन था उसमें? एक जस्टिस सील नागू, जस्टिस CS सांथावालिया और जस्टिस अनु शिवा रमन। इन तीनों जस्टिस की एक टीम बैठाई गई और इन्हें यह ऑर्डर दिया गया कि आप जाइए और पूरी तहकीकात करिए, पूरे जड़ तक में सारी चीजें देखिए कि कहां कहां से इनके पास में इतने सारे नोटों की गड्डी मिली है। इंक्वायरी अंडर इन हाउस जुडिशियल प्रोसेस सिक्योरिटी डिटेल्स ऑफ रेसिडेंशियल एग्जामाइन। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप तहकीकात करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था कि एक जस्टिस के घर में इतने सारे पैसे कहां से आए, है ना? कुछ भी हो, कहीं पे भी अमाउंट अगर मिल जाए इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जस्टिस के घर में जो कानून को बोलते हैं ना, कानून अंधा होता है, वो क्या यह प्रोसेस सच में यहाँ पे सही माना जा रहा था कि कानून क्या सच में अंधा होता है?
हम जाते हैं कानून के पास में यह देखने के लिए कि कानून जो लॉ है वो हमारे साथ में जस्टिस करेगा, हमारे फेवर में बोलेगा। अगर हम सही है तो कानून सही का साथ देगा। लेकिन जब यह केस आया तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा कि क्या हम जजेस के ऊपर में भी भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन सारे प्रोसेस के बाद में जब सीजीआई ने एक्शन लिया तो जस्टिस वर्मा ने क्या किया, उसे पूरी तरीके से डिनाई किया। इसने कहा कि स्पीकर के द्वारा, जो ओम बिरला के द्वारा डिसीजन लिया गया था कि आप तुरंत जो है जांच की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, उनके द्वारा उनके ऊपर में इन्होंने क्या किया, वापस से ब्लेम डाला कि आपने गलत डिसीजन लिया है। यह जो डिसीजन है वो दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पास होने चाहिए थे। सिर्फ लोकसभा में पास होने से मोशन का कोई मतलब नहीं है, यह राज्यसभा में भी पास होना चाहिए था। ठीक है, आर्ग्यू ज्वाइंट कमेटी वॉज मैंडेटरी, ज्वाइंट कमेटी होना बहुत जरूरी है। तो लोकसभा कुड नॉट प्रोसीड अलोन, तो लोकसभा जो है अकेले यह कार्य नहीं कर सकती, मतलब जांच प्रक्रिया अकेले नहीं करा सकती। तो वो क्या पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर में लोकसभा के द्वारा लिया गया निर्णय सही है, कि ओम बिरला ने जो निर्णय लिया था इमीडिएट एक्शन लेने का, उन्होंने यह कहा कि ओम बिरला जी के द्वारा लिया गया एक्शन बिल्कुल सही है। यह प्रोसेस बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, यानी जांच प्रक्रिया बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। जहां तक में जांच चल रही है उसे कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, भले ही राज्यसभा से मोशन पास नहीं हुआ है, लेकिन लोकसभा के द्वारा दिया गया निर्णय बिल्कुल करेक्ट है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। अब समझते हैं कि इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है। इम्पीचमेंट जो है हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की एक प्रक्रिया है। यह कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है, तो आर्टिकल 124(4), आर्टिकल 124 सबसेक्शन 5 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रोसेस इसमें दिखाई गई है। और आर्टिकल 218 में हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रोसेस इसमें बताई गई है। ठीक है, और कौन कौन से लेवल पर आप यह इम्पीचमेंट प्रोसेस लगा सकते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अगर यह प्रूव हो जाए कि जज के द्वारा मिसबिहेव किया गया है, यानी जज ने सही से अपना काम नहीं किया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है, और यह इनकैपेसिटी हो, मतलब वह कैपेबल नहीं हो, उनके मेंटालिटी सही नहीं हो, थोड़ा सा उनको इश्यूज आ जाए, तो इन वजह से उन पर यह लगाया जा सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब समझते हैं कि जज इंक्वायरी एक्ट 1968 क्या है। देखिए, इसमें क्या होता है, प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी कमेटी बैठती है। इंक्वायरी कमेटी बैठाया जाता है कि आप एक कमेटी का गठन करिए और प्रॉपर तरीके से तहकीकात करिए, मतलब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस उसमें पूरी तरीके से किया जाता है। हर एक क्लू, हर एक चीजें छोटे से छोटे तह तक में पूरी मतलब जाते हैं। इंक्वायरी जो मेन इसमें मीटिंग में होते हैं, मेंबर होते हैं, वह हर एक क्लू तक में पकड़ते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और उसके बाद में रिपोर्ट कहाँ पे जाती है, तो रिपोर्ट जाता है पार्लियामेंट पे। जो भी जांच प्रक्रिया में चली है वह रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाता है। ठीक है ना, चलिए अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या है इम्पीचमेंट का। सबसे पहले मोशन पास होता है। मोशन जो नोटिस होता है, नोटिस दिया जाता है, वह साइन होता है। जो लोकसभा में टोटल कितने एमपी के द्वारा, 100 एमपी, 100 एमपी का वोट होना चाहिए, और राज्यसभा में 50 एमपी का वोट होना चाहिए। जब वह साइन करते हैं तो उसके बाद में कमिटी बैठती है। ठीक है, 3 मेंबर्स की कमिटी बैठती है, और इसमें कौन कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं एक, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, और एमिनेंट ज्यूरिस्ट होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन बैठता है, और अपोजिशन को भी बोलने का हक दिया जाता है कि आप जिन पर मतलब आरोप लगाया गया है, आप भी अपने फेवर में कुछ बोल सकते हो। यहाँ पे अगर वह गिल्टी नहीं पाए जाते हैं तो जांच प्रक्रिया को यहीं पे रोक दिया जाता है। लेकिन गिल्टी हो जाते हैं, गिल्टी प्रूफ हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है, और कहाँ पे, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। ठीक है, और पार्लियामेंट के दोनों हाउस में अगर यह पास होता है, कैसे पास होता है, मेजोरिटी मेंबर होना चाहिए, यानी 2/3 का वोटिंग मिलना चाहिए, और जैसे ही मिल जाता है तो यह प्रोसेस पार्लियामेंट में कंप्लीट हो जाता है, और फाइनल जाता है किनके पास में, प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में फाइनल अप्रूवल जाता है। और एक बात आप याद रखना, अगर पार्लियामेंट में पास हो गया तो मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा भी सिग्नेचर कर दिया जाता है, फाइनल प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है, और इनका जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के पहले ही जस्टिस वर्मा ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया।
रेजिग्नेशन सबमिटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यानी द्रौपदी मुर्मू को अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट किया है और द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भी जल्दी ही एक्शन लिया गया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, रिजाइन बिफोर इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीटेड, और यह रिजाइन कब लिया गया? इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह उठता है कि क्या कभी भी कोई भी जज के ऊपर में इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा? क्योंकि इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के पहले ही जज क्या करते हैं? फायदा उठाते हैं किसका? रिजाइन देने का। इसके पहले भी 3 केस आ चुका था और वो 3 केस कौन कौन सा था देखिए। 2011 का एक केस था जस्टिस सौमित्रा सेन का। इन्होंने भी इम्पीचमेंट प्रोसेस के दौरान जब लोकसभा में वोटिंग की गई थी उसके पहले ही इन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया था। 2011 का एक और केस है जस्टिस पी.डी. दिनाकरन। इन्होंने भी इम्पीचमेंट प्रोसेस के दौरान अपना रेजिग्नेशन डाल दिया था। इसके बाद में 2017 का एक केस है जस्टिस सी.वी. नागार्जुना रेड्डी। इन्होंने भी अपना इम्पीचमेंट प्रोसेस के दौरान ही रेजिग्नेशन डाल दिया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस से बचने के लिए क्या रेजिग्नेशन का यह गलत फायदा नहीं उठा रहे हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आप जरूर सोचिएगा। ठीक है, जय हिंद।